हाँ जी दोस्तों, जय श्री कृष्णा, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और हम प्रीवियस ईयर करा रहे हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स करा रहे हैं दिल्ली पुलिस के लिए। और ये दिल्ली पुलिस के लिए ही नहीं है, ग्रुप डी का एग्ज़ाम भी है। और जो भी एग्ज़ाम है उनमें जिनमें मैथ आती है, ये लेटेस्ट क्वेश्चन ही है, तो लेटेस्ट पैटर्न ही है, तो उन सब में आपको हेल्प मिलेगी। और ये इनसे आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, आपकी एक सोच समझ विकसित होगी। प्रीवियस ईयर पेपरों के सहारे आप क्या अप्रोच डेवलप करते हो, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ मिलेंगी। तो आपको क्या है कि क्वेश्चन आते क्वेश्चन पहले आपको पढ़ना है 25 सेकंड आपको पढ़ना है, क्वेश्चन को देखना है हमें क्या अप्रोच लगाते हैं, फिर हम कराएंगे। और मैं वही सॉल्यूशन कराऊंगा जो आप एग्ज़ाम में बैठकर उसे सोच सकते हो, समझ सकते हो, जैसे अप्लाई कर सकते हो। इसलिए आपको वही सॉल्यूशन कराया जाएगा। तो आप देखोगे, आपका पहला क्वेश्चन ही है, ज़्यादा बात करते हुए नहीं। और ये आपका पहला क्वेश्चन है, आपको 20-25 सेकंड से देखना है, करना है कि आप कैसे करते हो। देखो दोस्तों, यदि चाय की कीमत 28% बढ़ जाती है तो इसकी खपत को कितने प्रतिशत कम किया जाना चाहिए ताकि इस पर खर्च अपरिवर्तित रहे, यानी खर्च ना बदले मतलब हमें 28% या इसकी कीमत बढ़ जाती है। आपको एक चीज़ बता देता हूँ मैं कि कीमत इनटू खपत बराबर खर्च होता है, यानी कि प्राइस इनटू क्वांटिटी बराबर एक्सपेंडिचर होता है। अब जैसे कैसे होता है, देखो कि आप मान लो कि जैसे 5 रुपये आपकी कोई कीमत है और आपने 10 केजी कोई चीज़ खरीदी, तो आप ऐसे ही तो कहोगे कि 50 रुपये का आया। 5 रुपये की चीज़ थी, 10 किलो खरीदी आपने, तो 50 रुपये का हो गया। तो ये आपका खर्च हो गया, ये आपका कीमत हो गई। तो अब ये कह रहा है कि आपको मतलब खर्च अपरिवर्तित करना है, खर्च कांस्टेंट है। जब खर्च कांस्टेंट है तो कीमत इनटू खपत, यानी कि खर्च जब कांस्टेंट है तो कीमत इनटू खपत बराबर कांस्टेंट। तो यानी कीमत और ये कांस्टेंट अपॉन खपत, यानी कि ये जो खपत है और कीमत है ये दोनों अपोजिट हैं, यानी खपत और कीमत दोनों अपोजिट हैं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो आपको क्या करना है कि जैसे अगर कीमत, जैसे मान के चलो कीमत 100% बढ़ी है, 100 से 128 हो गई कीमत, और आप कीमत 100 से 128 हो गई, ये कीमत है और ये खपत है। खपत आप देखोगे, खपत फिर क्या अपोजिट हो जाएगी, 128 से 100 हो जाएगी, यानी कि पहले खपत 128 थी और अब खपत 100 हो गई। तो कितना कम हो गया कि इतना कम हो गया, 28 कम हो गया। और 100 से आप मल्टीप्लाई करोगे परसेंट निकालने के लिए, ये 4 से कटेगा, 4 सत्ते 28, ये 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, यानी कि 7/32 इंटू 100। यानी कि अगर 4 से और काटें, 4 8 चौका 32, और यहाँ से काटोगे तो 25 सत्ते 175, 175 में आप 8 का भाग दोगे, 8 दूनी 16 और 1 बचा, 8 एकन 8, 7 बचा, 7 का 8 8 64, 21.8 आएगा निकटतम। यानी कि अगर 0.50 से ज़्यादा है तो वो अगली संख्या में ऐड हो जाता है, अगले नंबर में इंटीजर में ऐड हो जाता है। 21.8 0.50 से ज़्यादा है तो 22, यानी कि निकटतम 22, यह आंसर आपका हो जाएगा। और ऐसे ही अपना अगला क्वेश्चन करेंगे अपन। आप अगले क्वेश्चन को पढ़ोगे। देखो अगला क्वेश्चन है कि यदि k और k² + 3 और kq, ये kq + 5 अभाज्य संख्या हैं
तो के का मान क्या होगा, ये के आएगा यहाँ और ये के क्यू है, ये के क्यू है, के क्यू प्लस 5 अभाज्य संख्या है, तो के का मान क्या होगा। एक बात बताओ, के अभाज्य संख्या, और अभाज्य संख्या के बारे में मैंने आपको बताया कि अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जिसका स्वयं के अलावा और एक के अलावा जिसमें किसी का भाग नहीं जाता, वो अभाज्य संख्या होती है। अब वैसे ही आप ऑप्शन से भी देखोगे तो 4 में तो स्वयं 2 का भी भाग जा रहा है, 4 का भी भाग जा रहा है, 1 का भी भाग जा रहा है, तो जबकि जाना चाहिए 2 संख्याओं का, 1 का और खुद का, तो ये तो अभाज्य संख्या है ही नहीं है, तो ये तो ऑप्शन से ही हट जाएगा, क्योंकि के का मान पूछा और के स्क्वायर प्लस 3 और के क्यू प्लस 5 अभाज्य संख्या है, यानी के भी अभाज्य संख्या है, और के स्क्वायर करने पर भी जो आएगा वो भी प्लस 3 करने पर वो भी अभाज्य संख्या होगी, और ये भी अभाज्य संख्या होगी, तो यानी के अभाज्य संख्या है, तो 3 भी अभाज्य संख्या है, 7 अभाज्य संख्या, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो आप यहाँ अगर मान रख के देखोगे, जैसे मैं 2 सबसे छोटा रखूं तो 2 आ जाएगा, फिर 2 दूनी 4 प्लस 3 7 आ जाएगा, और 2 की 8 5 13, यानी कि तीनों अभाज्य संख्या हैं, इनमें स्वयं के और एक के अलावा किसी का भाग नहीं जा रहा, ना 13 में, ना 7 में, ना 2 में, तो यानी ये अभाज्य संख्या है और के अभाज्य संख्या, यानी कि 2 इसका आंसर हो गया, 2 इसका आंसर हो गया। आगे हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है, सबसे छोटा 2 कर लिया, अगर 2 नहीं होता तो हम 3 करके देखते, 7 करके, ऑप्शन से सबसे बेस्ट तरीका है। और अभाज्य संख्या के बारे में मैंने आपको बता दिया, 2 सबसे अभाज्य संख्या सबसे छोटी, और एक मात्र ऐसी संख्या जो सम अभाज्य संख्या है, और पूरे उसमें सम अभाज्य संख्या कोई नहीं है 2 के अलावा, फिर 3 अभाज्य संख्या है, फिर 5 अभाज्य संख्या, ऐसी अभाज्य संख्या आती जाती है, और सबसे 3 डिजिट की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101 है, 2 डिजिट की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11 है, और ऐसे ही आप अभाज्य संख्या निकालने के लिए अभाज्य संख्या आपको जैसे चेक करनी है कि कौन सी संख्या अभाज्य है कौन सी नहीं है, तो आपको सबसे पहले ये करना है कि जैसे 101 है, 101 के पास 100 है, स्क्वायर ये है, तो मतलब स्क्वायर वाली संख्या देखनी है, 100 है तो 100 का जो रूट होता है वो 10 होता है, यानी कि 10 से छोटी जितनी भी संख्याएं 1 2 3 4 5 उन सब का 101 में भाग देख लो। अगर वो 101 में भाग देने के बाद अगर चला जाता है भाग किसी भी संख्या का, तो वो अभाज्य संख्या नहीं है, और 1 से 10 तक अगर किसी संख्या का भाग नहीं जाता तो वो अभाज्य संख्या। ऐसी किसी भी संख्या को अपन चेक कर सकते हैं। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया, और आपका मैं तीसरा क्वेश्चन कराऊंगा। आप एक बार तीसरे क्वेश्चन को पढ़ लो। ये क्या है? देखो दोस्तों, यदि राम के धन का 45% सुहम के धन के 50% में जोड़ा जाता है तो कुल राशि सुहेम के धन का 86% हो जाएगी। सुहेम के पास राम के धन का कितना प्रतिशत था? एक चीज़ आप ध्यान रखना कि मेरे क्वेश्चन कराने से पहले आप थोड़ा सा इसे पढ़ लिया करो 20-25 सेकंड, और देखा करो कौन सी अप्रोच आप लगा पाते हो कौन सी नहीं लगा पाते। फिर मैं आपको वो बेस्ट सॉल्यूशन कराऊंगा जो आप एग्ज़ाम में अप्लाई कर सकते हो, जो आप एग्ज़ाम में जैसे सोच सकते हो, क्योंकि हर सवाल के बहुत तरीके होते हैं, बहुत करने के तरीके होते हैं, और मैं हर 2-2 3-3 कंसेप्ट बताऊंगा, तो वो वीडियो भी लेंदी हो जाएगी, और एग्ज़ाम टाइम पर ज़्यादा बड़ी वीडियो देखना नहीं, केवल सॉल्यूशन आपको मिल जाए और आपको एक अप्रोच मिल जाए, एक कंसेप्ट मिल जाए, बाकी की डिटेल चीज़ें 2-2 3-3 तरीके बेसिक्स वो सारी चीज़ें आप एक उसमें पढ़ते हो, लेकिन एग्ज़ाम टाइम पर आप तो सिर्फ ये है कि एक अप्रोच एक डेवलप एक क्या क्वेश्चन की अप्रोच होनी चाहिए, और कम से कम वीडियो से हमारा काम चल जाए, तो वही चीज़ मैं कराने की कोशिश कर रहा हूँ। और यकीन मानिएगा आप को सही कंटेंट और सही चीज़ डिलीवर होंगी। तो देखो, यदि राम के धन का 45%, आप एक बात बताओ, मैं तो मान लूँ कि राम का धन मान लिया, x मान लिया, राम का धन मैंने 100 मान लिया, कुछ भी मान सकते हैं। जब मानना ही है हमें तो क्यों ना हम 100 R मान लेना, राम का धन R से राम का पता चल जाएगी 100 R, और सुहन का धन क्या है, सुहम का धन है तो 100 S मान लिया। ये जब हमने मानना ही है तो हम कुछ भी मान सकते हैं, और क्यों ना ऐसी संख्या माने जो हमारे लिए ईजी हो, हमारे लिए करना आसान हो। तो राम के धन का 45%, जब 100 R का 45% निकालोगे तो 45 ही निकलेगा। जैसे आप ऐसे निकाल सकते हो, 100 R का 45% निकालना है तो 45/100, 100 से ये 100 चला है तो 45 R। तो यानी क्यों ना डायरेक्ट अपन कोई संख्या अपने आप में पूर्ण 100% होती है, तो 45 R हो गया। फिर 100 S 50% में जोड़ा जाए तो यानी कि 50 सुवन का 50%, 50 S,
और ये होता है कुल राशि सोहम के, जो ये राशि है टोटल, ये सोहम के धन का 86%, सोहम का 86%, सोहम का धन ये है और उसका 86% निकालेंगे अपन तो 86s हो जाएगा। कितना हो जाएगा? s। अब 50s को 86s इधर लाएंगे तो 36s बचेगा। कितना बचेगा? 36s बचेगा। और ये हो गया 45r। क्यों ना हम इसे 9 से काट के देख लें, 9 पंजे 45 और 9 चौका 36, यानी कि 5r बराबर 4s। तो आप अगर r और s का अनुपात निकालोगे तो ये हो गया 4/5। तो यानी कि ये पूछ रहा है कि सोहम के पास 5 धन है। कितना धन है? 5। लेकिन ये कह रहा है राम के धन का कितना प्रतिशत है। राम के धन का, जिसके धन का पूछे वो नीचे आता है हमेशा। तो राम के धन का 4 का कितना परसेंट है ये? तो 4 से आप 25 बार काटोगे इसे और 25 से 25 पंजे 125 हो जाता है। एंड 125% इसका आंसर हो गया। 125% ये इसका पहला आंसर हो गया। क्यों ना ये इजी तरीके हैं और यही एग्जाम में आप ज़्यादा हड़बड़ करने से कोई मतलब नहीं निकलेगा। वो चीज़ें अप्लाई करो जो एग्जाम में आप कर सकते हो। देखो जैसे अगला क्वेश्चन है, आप इसे पढ़ो, देखो, समझो। देखो ये क्वेश्चन है कि 0.061 0.061 और 0.061 प्लस 0.031 0.031 0.031 अपॉन 0.0, ये क्वेश्चन है और ये आपको इसका मान निकालना है। आप एक चीज़ देखो कि ये संख्या अगर मैं a मान लूँ तो ये a हो जाएगी, ये भी a है और ये भी a है और ये b मान लूँ तो ये b, ये b, यानी कि एक पैटर्न बन गया। आप देखो तो ऊपर AQ प्लस BQ और अपॉन नीचे देखो ये a, तो a स्क्वायर माइनस a और b और प्लस के बी स्क्वायर, यानी कि ये एक पैटर्न बन गया। ऊपर की जो सीरीज देखने पर ये हमें एक पैटर्न प्राप्त हो गया। अब एक बात बताओ आप कि आपके पास एक फॉर्मूले होते हैं AQ प्लस BQ, AQ प्लस BQ, ये फॉर्मूले होते हैं। तो A प्लस B, AQ प्लस BQ का है तो A प्लस B और A स्क्वायर माइनस AB प्लस के B स्क्वायर, ये होता है। ऐसी AQ माइनस BQ का फॉर्मूला होता है और वो क्या होता है, यहाँ पे AQ प्लस BQ का है तो याद करने का मतलब ये है कि जैसे प्लस का है तो डायरेक्ट पहले प्लस आएगा A प्लस B, फिर एक प्लस आ गया तो यहाँ एक माइनस का आएगा अंदर वाला, फिर जैसे AQ माइनस BQ है तो A माइनस B और फिर ऊपर देखा तो A स्क्वायर, यहाँ माइनस है तो सारे प्लस के हो जाएंगे, बीच वाला प्लस का आएगा A प्लस B और प्लस B स्क्वायर। ये इसको याद करने का तरीका है। और आप देखो तो ये ऐसे ही पैटर्न जब AQ प्लस BQ बना है तो ऊपर अगर हम खोल के देखें इसको तो A प्लस B और A स्क्वायर माइनस AB और प्लस के B स्क्वायर, ये होता है। बट्टे नीचे A स्क्वायर माइनस AB प्लस के B स्क्वायर होता है। तो ये इससे कट जाएगा तो ऊपर बचेगा A प्लस B, यानी कि इस पैटर्न को हल करने पर हमें A प्लस B मान लिया तो ये आंसर आएगा। A प्लस B हमने किसने माना था, ये 0.061 और प्लस 0.031 हमने A प्लस B माना था। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि आपको ऐसे सवालों में, पॉइंट वाले सवालों में दिक्कत होती है कि पॉइंट नीचे कहाँ लगेगा, कैसे लगेगा। तो आप सबसे पहले ये देखो, मल्टीप्लाई में पॉइंट के बाद तीन डिजिट हैं, इसमें भी पॉइंट के बाद 3 डिजिट हैं, पॉइंट के बाद 3 डिजिट, यानी कि पॉइंट के बाद अगर देखा जाए गुणा किया तो पॉइंट के बाद 9 डिजिट हो जाएंगी और इधर भी पॉइंट के बाद 9 डिजिट हो जाएंगी। ये एक पद हो गया, एक पद हो गया, यानी ऊपर पॉइंट के बाद 9 डिजिट हैं और नीचे देखें तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट, पॉइंट के बाद 3 डिजिट, फिर एक दूसरा पद चालू हो गया, फिर दूसरा, यानी नीचे पॉइंट के बाद 6 डिजिट है। तो हम इन्हें कैसे इक्वल करें, तो आप सबसे बेस्ट तरीका ये है कि ऊपर पॉइंट के बाद 9 डिजिट हैं और नीचे पॉइंट के बाद, ऊपर पॉइंट के बाद 9 डिजिट है, नीचे पॉइंट के बाद 6 डिजिट है। तो नीचे कितनी डिजिट कम है, नीचे 3 डिजिट कम है, तो आपको कुछ नहीं सोचना, 3 जीरो नीचे लगा देनी है बस। अगर यहाँ 4 कम होता तो 4 जीरो, ऊपर कम होती तो ऊपर लगा देते। जितनी जीरो कम है उतनी, जितनी डिजिट कम है उतनी जीरो लगा देना है, तो 3 जीरो लगा देना। बाकी क्या, अब ये भूल जाइए कि पॉइंट वॉन्ट कुछ है, यानी कि मुझे इतना पता चल गया कि पॉइंट का मैटर बस 3 जीरो नीचे लगानी है, फिर आप भूल जाइए सबको कि क्या है। तो आपको बस A प्लस B ऐड करना, और A प्लस B ऐड करने के लिए आपको सिर्फ 61 और 31 ऐड करने, जो अपने आप में 92 होते हैं।
और 61 और 31 ऐड करने पर 92 होते हैं। तो आपको बस 3 जीरो नीचे लगानी है जो पॉइंट का मैटर है, बाकी पॉइंट आप फिर भूल जाइए कि पॉइंट कहाँ लगाना है कहाँ नहीं लगाना। बस अब यहाँ पे देखें तो पॉइंट 092 ये आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ये पहला आंसर है। कुछ समझ में आया? समझ में आ जाए तो कॉन्फिडेंस बाकी के मुझे पता है क्यों समझ में आ रहा होगा आपके। ये क्वेश्चन आप 5वां क्वेश्चन देखो और पढ़ो इसे। देखो, 5वीं अभाज्य संख्या और 100 से ठीक बाद वाली अभाज्य संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। ध्यान रखना, अभाज्य संख्या मैन्युअली निकाली जाती है, अभाज्य संख्या निकालने की कोई ट्रिक नहीं है। हाँ, अभाज्य संख्या पहचानने की जरूर ट्रिक है कि ये संख्या अभाज्य संख्या है नहीं है। आप 101 चेक कर सकते हो अभाज्य है या नहीं है, आप ये 67 चेक कर सकते हो, 67 चेक कर सकते हो कि अभाज्य है या नहीं है। लेकिन अभाज्य संख्या निकालने का कोई अभाज्य संख्या ये आपको मैन्युअली गिननी पड़ती हैं। आपको ये जरूर है कि आप जैसे 1 से 25 तक देखोगे तो 9 अभाज्य संख्याएं, ये चीज़ ये भी गिनने के बाद लोगों ने 100 मतलब एक वो दे दिया है लोगों ने गिनने के बाद कि ये 9 होती हैं। बाकी के इनका कोई ऐसे तरीका नहीं है, सिर्फ मैनुअली सवाल सॉल्व होते हैं। उनके इतने बड़े सवाल भी नहीं आते कि बहुत ज़्यादा बड़े सवाल आते हैं कि वो हो जाते हैं मैनुअली गिनने के बाद भी। तो जैसे 5वीं अभाज्य संख्या, सबसे पहले मुझे पता है 2, एक ना तो अभाज्य संख्या है ना भाज्य संख्या है। तो आप ध्यान रखिए, 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर भी है और एक मात्र सम प्राइम नंबर भी है। तो एक इवन प्राइम नंबर, मात्र एक इवन प्राइम नंबर है, 2 सम प्राइम नंबर है। और ये क्या, और 2 है, फिर इसके बाद 3 है, फिर इसके बाद 5 है, फिर इसके बाद 3 है, इसके बाद 5 है, फिर इसके बाद 7 है, और इसके बाद फिर 11 है। देखो, एक बात ध्यान रखना, 2 एक मात्र इवन प्राइम नंबर है और सबसे छोटी प्राइम नंबर है। फिर इसके बाद आप 3, 5 और 7 ये ऐसी प्राइम नंबर हैं सिर्फ एक ही जोड़े में आते हैं जिनके दो गैप, मतलब दो का अंतर होता है जिनके मध्य। ये 3 है, 3 में 2 जोड़े के 5, 5 में 2 जोड़े 7। ये पूरे नंबरों में केवल यही एक सेट होता है। तो कभी आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो केवल यही एक सेट होता है 3, 5, 7 का, जो केवल 2 के अंतराल पे होता है प्राइम नंबरों में। फिर आपसे पूछा है कि ये तो 5 प्राइम नंबर हो गए, 5वीं अभाज्य संख्या, प्रथम 5वीं अभाज्य संख्या, या प्रथम नहीं लगाया है वैसे क्वेश्चन में था। और 100 से ठीक बाद वाली अभाज्य संख्या, 100 से ठीक बाद वाली मैंने आपको बताया, 100 से ठीक बाद वाली संख्या 101 है अभाज्य संख्या। अब आपको कहता है उनका गुणनफल, 101 का आप 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो 11 और 11, यानी ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ये इसका आंसर है कि अगला क्वेश्चन आप करोगे। पढ़ो इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा, पढ़ने के बाद 20-25 सेकंड पढ़ा करो और इसे अप्लाई करने की कि मैं क्या अप्लाई कर सकता हूँ इसमें, थोड़ा सोचा करो। ये ऐसे क्वेश्चन है कि मैं बहुत ज़्यादा कोई ट्रिक वगैरह या बहुत ज़्यादा ऐसे टेढ़ा सूधा करने से कोई मतलब नहीं है। ये जब नॉर्मली हो रहे हैं, सीधे हो रहे हैं तरीके से, और ये सब में हेल्प मिलेगी इन क्वेश्चनों से। ग्रुप डी का एग्ज़ाम है और कोई स्टेट एग्ज़ाम भी आ जाते हैं जिनमें मैथ होती है, मैथ का सिलेबस है और आपको सिलेबस के अनुसार ही पढ़ना चाहिए। और देखो, यदि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 75% अधिक और अंकित मूल्य पर 40% की छूट दी जाती है तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। एक बात बताओ, अंकित मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य तो जो होता है कॉस्ट प्राइस तो होती है, कॉस्ट प्राइस जो होती है वो होती है जिस पर हमने खरीदा है। और मार्क प्राइस जैसे होती है, जैसे मैंने 5 रुपये की वस्तु खरीदी और मैंने उस पर टैग लगा दिया 10 रुपये का, तो ये मार्क प्राइस होती है, वो टैग वाला प्राइस उसे। और फिर मैं इस टैग पर छूट दे रहा हूँ 2 रुपये की, तो वो चीज़ मिल कितने की रही है? 8 रुपये की। तो 8 रुपये, 2 रुपये की छूट देने के बाद जो उसका निकल के आता है वो एसपी होता है। मैं यानी कि 5 रुपये की चीज़ पर मैंने 10 रुपये टैग लगा दिया, वो मार्क प्राइस होती है, अंकित मूल्य जैसे बोलते हैं। और फिर उस पर 2 रुपये की आप छूट दे रहे हो तो वो 8 रुपये हो जाता है और 8 रुपये इसका एसपी हो जाता है।
जाता है। तो आपको क्या कह रहा है कि क्रय मूल्य से 75%, मान लिया मैंने क्रय मूल्य 100 मान लिया और उसका 75% अधिक अंकित कर रहा है, तो x या तो आप डायरेक्ट 175 कर दो, 75% अधिक 175, या 75 इसका निकाल के इसमें ऐड कर दो, बात एक ही है। तो 175 और फिर इसका अंकित मूल्य पर 40% की छूट, या तो आप अंकित मूल्य इसका 40% निकालो और 40% निकाल के इसको छूट दे रहे हैं तो घटा देना, या फिर आपको डायरेक्ट 40% की छूट दे रहा है, कोई वस्तु अपने आप में 100% है और उसमें 40% की छूट दे रहे हैं, तो वो बचेगी कितने की 60%, तो 60% में उसे बेचा जाएगा। तो यानी 175 का 60% आपको निकालना है। तो 175 का 60, 0 से 0 गया, 5 से 2 बार गया और 5 से गया 15 और 15 और 25 35 बार और 2 तिया 6 यानी 105। यानी कि कहने का मतलब यह है कि वो 100 रुपये की वस्तु लेके आया था और उसे 105 रुपये में बेच रहा था, तो कितना परसेंट, कितना 5 रुपये बढ़ा, तो 5 रुपये बढ़ा कितने पे 100, तो यानी कि कितना देखा 5%। इसका आंसर आ गया 5%। ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको जैसे देखिए सीपी है, सीपी पे आपने कुछ अंकित किया और वो एमपी बन गया, फिर एमपी पे आपने कुछ छूट दी और वो एसपी बन गया। तो यानी देखा जाए तो एमपी से एमपी कट गया, लास्ट में जो रेशो आएगा वो सीपी अपॉन एसपी पे आएगा। तो और जब हमारे पास सीपी अपॉन एसपी रेशो होता है ना, तो हम कुछ भी निकाल लेते हैं, लाभ निकाल लेते हैं, हानि निकाल लेते हैं, कुछ भी निकाल लेते हैं। तो ये भी एक वो है, जैसे 100 क्या नाम है वो 100 से 75% अधिक अंकित किया तो 175 हो गया, फिर 175 पे आपने छूट दी कितने की, क्या 40% की छूट दी, तो वो कितने का निकल के आ गया, तो वो नहीं कि 100 से यदि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 75% अधिक, वो अंकित मूल्य पर 40% की छूट देती जाती है, तो 40% की छूट देती जाती है, तो यानी कि इसका 40% निकालोगे आप 175, तो यानी कि 60% बचेगा, ये बचेगा। फिर आप में सीपी अपॉन एसपी अपॉन सीपी निकल के आएगा, ये हो जाएगा एक तरीके से। लेकिन आपको यही तरीका करना है, ये सरल है और जल्दी हो जाता है इससे। अगला क्वेश्चन देखो, अरुण ने 525 में 150 अमरूद खरीदे और उन्हें 36 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेच दिया। अरुण का लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मुझे इतना पता है लाभ या हानि प्रतिशत क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। अगर मुझे क्रय मूल्य पता चल जाए और मुझे विक्रय मूल्य पता चल जाए तो मैं लाभ हानि प्रतिशत निकाल सकता हूँ। 36 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेच दिया। आपने अरुण ने 525 में 150 अमरूद खरीदे, यानी 150 अमरूद जो खरीदे थे वो 525 रुपये में खरीदे। अब मैं एक अमरूद खरीदना चाहता हूँ तो वो 525 बटे 150, 5 से काटेंगे, 5 तिया 15 और 5 एकन 5 पचम 25। मैं 3 से इसे काटूंगा, 3 तनाम तिया 9, 3 पंज 15, यानी कि 3.5 इसका इतने में उसने खरीदा। और जबकि 36 प्रति दर्जन, प्रति दर्जन का मतलब होता है एक दर्जन में 12 आइटम होते हैं, तो 12 का मतलब होता है 12 आपने 36 रुपये में खरीदे, तो एक कितने में खरीदा 36 बटे 12, 12 तिया 36 यानी 3, यानी 3 की चीज़ खरीदी और 3 मतलब 3.5 की चीज़ खरीदी और 3 में बेच दी, तो कितने का 0.5 का नुकसान हुआ, कितने का नुकसान हुआ, कितने का लॉस हुआ 0.5 का, और कितने पे हुआ 3.5 पे। तो आपका इसका परसेंट निकालना है, 5 से 5 गया और 5 सत्ते 35, यानी 100 में आप 7 का भाग दोगे तो 14 सत्ते 98, 0.2 बचा, फिर पॉइंट लगाओगे आप, 14 दूनी 14 एकन 14, तो 29, कितना 29, 100 में 7 का भाग दोगे आप तो 14 सत्ते 98, 2 बचा, पॉइंट लगाओगे, 0 बढ़ाओगे तो 14.29% इसका हानि हो जाएगी। अगला सवाल देखो आप और उसे पढ़ो। 8.3 लंबे एक ऊर्ध्वाधर खंभे की छाया 4.15 लंबी उस पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसकी समान परिस्थितियों में 40 मीटर लंबी छाया बनती है। ध्यान रखना कि ये होता है एक बिंब 1 और अपॉन प्रतिबिंब उसकी छाया, ऐसी बराबर में बिंब 2 और इसकी प्रतिबिंब 2 इसकी छाया। ये एक फॉर्मूला होता है और ये फॉर्मूला कैसे निकलता है वो भी हम बता देंगे, लेकिन ये बिंब 1 अपॉन प्रतिबिंब 1 बराबर बिंब 1 यानी कि ऑब्जेक्ट उसकी छाया, ऑब्जेक्ट उसकी छाया। तो आपको 8.3 लंबे ऊर्ध्वाधर खंभे की छाया कितनी है 4.115, और आप उस पेड़ की ऊंचाई याद करना चाह रहे हैं। दूसरा मान लिया x ऊंचाई है जिसकी छाया 40 मीटर है।
अगर मैं यहाँ पॉइंट लगा देता हूँ और ये पॉइंट से पॉइंट चल जाएगा, तो अगर इसका देखें तो ये दुगना है, इसका दुगना 415 का दुगना 830, यानी कि इसका इसमें भाग दोगे 2 बार और 40 दूनी 80, यानी कि 80। कितना आंसर आ गया? 80, यानी कि 80 है। लेकिन ये निकलता कैसे वो भी थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूँ आपको कि मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है और ये इसकी छाया है, यहाँ से सूर्य आ रहा है मान लीजिए, और ये इसका ऑब्जेक्ट है और ये इसकी छाया है, तो आप इसे थोड़ा सा आगे बढ़ाओगे तो ये बन जाएगा त्रिभुज, और त्रिभुज बन जाएगा तो ये एक त्रिभुज ये रहा और एक त्रिभुज ये रहा, तो छोटे वाले त्रिभुज में और बड़े वाले त्रिभुज में ये ओवेनिस्ट हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा, और ये बराबर, यानी 3 कोण बराबर हैं तो समरूप त्रिभुज हो जाएगा, सिमिलर ट्रायंगल हो जाएगा। और सिमिलर ट्रायंगल की जो समान भुजाएं समान पात में होती हैं, तो इस हिसाब से इसका बिंब अपॉन इसकी छाया ऐसे करके आ जाएगा। ऐसे ऑब्जेक्ट में ऐसे इस तरीके से इसका ये कंसेप्ट निकल के आता है। बाकी का आपको तो ये फॉर्मूला याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप देखोगे, क्या हो गया यार, एक सेकंड रुको यार, ये चेंज कैसे नहीं हो रहा, एक सेकंड रुको, मैं इसे चेंज करता हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। 24 सेंटीमीटर 17 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर की भुजा वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आप पहले ये देख लीजिए कि ये ट्रिपलेट तो नहीं है, ट्रिपलेट ये नहीं है। एक तो ट्रिपलेट याद करने का तरीका होता है, आप याद कर लीजिए, कुछ ट्रिपलेट वही ज़्यादातर आते हैं, और वो अगर ट्रिपलेट नहीं है तो ये जैसे 8 15 17 है, 3 4 5 है, और ये क्या नाम है 8 15 17 है, 3 4 5 है, और 9 40 41 है, 12 क्या 11 60 61 है। कुछ ऐसे ट्रिपलेट हैं जो आप याद कर लीजिए, बाकी के नहीं है। और निकालने का भी तरीका, सबसे बड़ी संख्या का वर्ग बराबर 17 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर, अगर बराबर है तो ये ट्रिपलेट बन जाता है। लेकिन ये ट्रिपलेट नहीं है, ट्रिपलेट नहीं है तो आप इसको कैसे करोगे, एक फॉर्मूला होता है S अपॉन S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। और ये A B C क्या है, ये A B C ये हैं, और S क्या क्या होता है, S होता है सेमी पेरीमीटर अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप कैसे निकलता है, 24 प्लस 17 प्लस 9, यानी तीनों भुजाओं का योग बटे 2। जब इसे 24 प्लस 17 9 26 होता है, और 17 9 26 प्लस 24 50, यानी कि और 50 में 2 का भाग दो 25, इन सेमी पेरीमीटर 25 आ गया। तो एक तो 25, अब फिर 25 के बाद ये 25 माइनस 24, और फिर ये 25 माइनस 17 और 25 माइनस 9, तो और फिर ये अंडर रूट इसका लग गया, तो 25 हो गया, 1 हो गया, और 25 माइनस 17 8 हो गया, और 25 माइनस 9 16 हो गया। और जब इसका अंडर रूट 5 आ जाएगा बाहर, 16 का 4 आ जाएगा, और 8 अंडर रूट को 2 अंडर रूट 2 लिख सकते हैं। यानी कि अगर देखें तो 4 अंडर रूट 2 और 4 को 2 भाग दें, 5 का 20, 20 दूनी 40, यानी 40 अंडर रूट 2 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ये है। ट्रिपलेट आपको याद कर लेने हैं, 11 60 61 है, 9 40 41 है, 3 4 5 है, और 5 12 13 है, और 39 80 89 है, ये 16 63 65 है, ये 7 24 25 है। ये आपको ट्रिपलेट याद करने। किसी देश की प्रारंभिक जनसंख्या 1,87,500 है, यदि जन्म और मृत्यु दर क्रमशः सही है, यानी मान लीजिए मैंने मान लिया कि शहर की जनसंख्या 100 है, आपने जन्म हुआ 13%, 13% का मतलब 13 का जन्म हुआ, और आपने फिर 9% मृत्यु दर, 9% लोग खत्म हो गए, तो 9% खत्म हो गए, तो यानी कि 9 खत्म हो गए, और यानी कि 13 9 4, यानी कि 100 जनसंख्या थी, 4 बढ़े तो यानी 104 हो गए, यानी कि 104%, यानी कि 104% बढ़े, 100 पे 4 बढ़े, यानी कि टोटल वैसे 13% जन्म हुआ, 9% खत्म हो गए, तो 4% 4 बढ़े, तो यानी कि 104%। तो इस साल 104% बढ़े, ऐसे अगली साल 104% बढ़ेंगे, तो 187 500 और 104 अपॉन 100 और 104 अपॉन 100,
ये करना है आपको। कैलकुलेशन करने का एक तरीका है, 100 से तो 100 काट दीजिए। आपको यहाँ देखोगे 25 से ये कट जाएगा 875, 25 सत्ते 175 और ये 12 बच्चा 25 सत्ते 175 और 12 बच्चा 25 पंजे 125, यहाँ 25 चौका 60। आपको ऐसे गुणा नहीं करना है 104 104, थोड़ा लेंदी हो जाएगा। तो आपको यहाँ से काट देना है कितना 52 बार, और यहाँ से काट देना है 52 बार। ये 4 कटे, 2 से 2 बार कटेगा ये और 2 बार कटेगा ये 52। इसको भी गुणा नहीं करना क्योंकि अब 52 का गुणा करने में भी थोड़ा टाइम लगता है। तो आप इसको एक फैक्टर में तोड़ लिया करो, 25 × 3 और इसे 26 × 2 और इसे 26 × 2। 26 का कितना होता है, 26 का 676 होता है। 25 × 3 और 2 4, यानी कि 25 × 3 और 2 25 4 12 और इसका इससे गुणा करेंगे 25 छिक्की 150 और 25 सत्ते 175 और 15 90 19 और 25 छिक्की 150 150 और 19 169। फिर इसका 12 से गुणा करेंगे 0 0 12 नम्मा 108, 12 छिंगी 72 और 8 80 80 और 80 और 8 और 12 कम 12 12 और 8 20, यानी कि ये हो जाएगा इसका 202, यानी कि 202। एक सेकंड आपको दोबारा से देखो, ये आपको 26 676 हो गया। फिर 25 का गुणा करा, फिर 3 और 2 × 2 4 है, यानी 3 और 4 12 हो गया। 25 छिक्की 150, हासिल बची 15, कैरी 15 हो गया। 25 सत्ते 175 15 90, यानी कि 19 बचा। और 25 छिक्की 150 50 और 19 169 हो गया। और फिर आप इसके 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 0 12 नम्मा 108, हासिल बची 10 और 12 छिंगी 72 और 10 82, हासिल बची 8 और 12 और 8 20, यानी कि 202 800 202 800। यानी कि अगर फैक्टर में मल्टीप्लाई करते हैं तो जल्दी होता है, जबकि बाकी आप उसमें टाइम लगता है थोड़ा। एक व्यक्ति 4% वार्षिक साधारण ब्याज पर 2 वर्ष के लिए 5000 उधार लेता है। मतलब एक व्यक्ति है 4% से 2 साल के लिए 5000 रुपये उधार लेता है, और उन्हीं को 25 से 4% पर 2 साल के लिए किसी और को दे देता है। तो उसे क्या फायदा हुआ? उसे फायदा हुआ कि देखो पैसे तो वो 5000 ही ले रहा है और 5000 ही किसी को दे रहा है। यहाँ 4% है, 2 साल के लिए ले रहा है, 2 साल के लिए उसे दे रहा है। तो यहाँ 4% है, 4 दूनी 8 साधारण ब्याज है, तो 8% पे तो उसने लिया। और 25 × 4 गुणा करोगे आप, 25 × 4 गुणा करोगे तो 2 दूनी 4, यानी 12.5%। यानी कि उसने 8% पे तो लिया, 12.5% पे दिया, तो यानी कि 4.5% उसे फायदा हुआ। अब इसका 4.5% निकालोगे, 5000 का 4.5% आप निकालोगे तो आपको देखोगे 4 4 225 इसका आंसर आ जाएगा। कितना? 225। 5 का गुणा 45 में करोगे 225 आएगा, 0 पॉइंट से 0 हट जाएगी। अगला क्वेश्चन देखो, एबीसी एक कार्य को 8 10 और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे सभी एक साथ कार्य करते हो कितने? पहले तो मान लें टोटल कार्य कितना। टोटल कार्य 8 और 10 और 12 का मल्टीप्लाई, इन सब का मल्टीप्लाई एलसीएम इनका एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने का एक तो है, सबसे बड़ी संख्या को आप देख लीजिए, बड़ी संख्या को मल्टीप्लाई करते चलो। एक आपको एक है 4, इसे 2 का क्यों लिख सकते हैं, इसे 2 × 5 लिख सकते हैं, इसे 2 दूनी 4 और 3, यानी कि 3 चौका 12 2 का। तो यानी जो सबसे ज़्यादा जिसकी पावर है उसको मल्टीप्लाई में लेते हैं। 2 की पावर 3 ले लिया, इससे 2 है तो 2 की तो सबसे बड़ी पावर 3 है। 3 एक ही बार है, 5 एक ही बार है, 5 15 15 120, यानी 120 एलसीएम हो गया। टोटल कार्य इतना हो गया। लेकिन वो एक आदमी 8 दिन में करता है तो 15 उसकी एफिशिएंसी हो गई ए की। बी की एफिशिएंसी 10 है तो 12 हो गई, और सी की एफिशिएंसी 12 है तो 10 हो गई। अब ये कह रहा है एक दिन में तो 15 12 25 और 15 12 27 और 10 37, यानी 120 टोटल कार्य है उन तो, और सबकी एफिशिएंसी मिलाकर ये है तो 37 एफिशिएंसी है। 112 20 कार्य है तो कितने दिन लगेंगे? 120/37, ये इसका आंसर। अगला क्वेश्चन आप देखो और पढ़ो। 30 सेंटीमीटर व्यास वाले तावे के ठोस गोले को 10 सेंटीमीटर व्यास वाले तार के रूप में खींचा जाता है, तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। ध्यान रखना
किसी भी एक आकृति को, एक शेप को अगर दूसरी आकृति में चेंज करते हैं तो उसका आयतन हमेशा बराबर होता है। आयतन बराबर क्यों होता है कि मान लीजिए ये जितने चीज़ से ये बनी हुई है उसी चीज़ को हम दूसरी में लगा रहे हैं, वही भार वही द्रव्यमान को हम दूसरी चीज़ में लगा रहे हैं तो इसके आयतन बराबर होता है। 30 सेंटीमीटर व्यास वाला तावे का ठोस गोला है, गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई r3 और एक तार के रूप में खींचा जाता है। तार इस तरीके का होता है जिसका लंबाई भी होती है, ऊंचाई भी होती है और गोलाई भी होती है। तार एक बेलन के रूप में होता है, बेलन का फॉर्मूला होता है पाई r² h। आप देखो पाई r² h, तो आप देखो पाई से पाई कट जाएगा, 4/3 इंटू r3। r3 का मतलब होता है इसकी 30 सेंटीमीटर व्यास है तो त्रिज्या कितनी होगी 15 15 15, यानी कि व्यास का आधा त्रिज्या होती है। और ये r² यानी कि 10 सेंटीमीटर व्यास है तो इसकी जो बेलन का त्रिज्या होगी वो 5 इंटू 5 और h हमें ज्ञात करना है। ये 3 से 5 बार गया, ये 5 से ये 5 चला जाएगा, ये 5 से 3 बार चलेगा, 15 × 45 और 45 का गुणा 4 से करोगे तो 180 आता है, यानी कि इसकी ऊंचाई 180 हो जाती है। और आप अगला क्वेश्चन देखो, प्रथम 5 भाज्य संख्याओं का औसत। भाज्य संख्या वो होती हैं जिनमें शुरू से अभाज्य संख्याओं को छोड़कर सारी भाज्य संख्या ही होती हैं। एक ना तो अभाज्य है ना भाज्य है, तो 2 तो अभाज्य है, 3 अभाज्य है, 4 + 5 अभाज्य है तो 6 के बाद 8 अभाज्य है, 8 के बाद 9 भी अभाज्य है और भाज्य है, 4 है, 5 नहीं है, 6 7 नहीं है, 8 है, 9 है और ये 10। यानी प्रथम 5 है तो 8 और 9 और 8 17 और 6 23 और 4 27 और 10 37। थोड़ा सा वो हो गया है कि देखो 2 अभाज्य है, 3 अभाज्य है तो 4 भाज्य हो गई। प्रथम 5 भाज्य संख्याओं का औसत, अच्छा 5 भाज्य अभाज्य हो गई तो 6 भाज्य, 7 8 भाज्य हो गई, 9 भाज्य हो गई, 10 भाज्य हो गई और 9 और 8 17 और 6 23 और 4 27 और 10 37। अच्छा 37 है ये, मैं ऑप्शन में 37 और 37 में 5 का भाग दोगे 75 35 7.4 आ गया इसका आंसर। 75 35 2 बच्चा 0.4 मैं इनको ऑप्शन समझ बैठा था। किसी गंतव्य के लिए एक यात्रा निम्नलिखित तरीके से की जाती है। 55 किलोमीटर प्रति घंटे के औसत गति से ट्रेन द्वारा और 65 किलोमीटर की औसत गति से 45 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत 4 साल 35 किलोमीटर औसत गति से 55 पूरी यात्रा की औसत गति है। ये औसत गति होती है, औसत स्पीड होती है। स्पीड का फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटे समय या डिस्टेंस अपॉन टाइम। आपको टोटल डिस्टेंस लेनी है। टोटल डिस्टेंस तो आपकी है 55 किलोमीटर प्रति घंटा है और 550 है, फिर दूसरा 4500 है, फिर तीसरा 400 है और फिर 55 है। तो आप इसे देखोगे कि ये टोटल दूरी हो गई। अब समय कैसे निकालना है? टोटल समय निकालने के लिए आपको 55 किलोमीटर, जैसे 550 ये क्या है किलोमीटर है और 555 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो आप इसका इसमें भाग दोगे तो टाइम निकल के आ जाएगा, क्योंकि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। दूरी में आप चाल का भाग दोगे, अगर इधर ले आओ तो टाइम निकल के आएगा। तो टाइम कितना निकल के आएगा? 55 का भाग दोगे 55 का भाग दोगे तो 10 निकल के आएगा। फिर ऐसे ही इसमें 4500 में आप 500 का भाग दोगे तो 9 निकल के आएगा और ऐसे ही आप 25 चौका 16 निकल के आएगा और फिर इसमें आप भाग दोगे तो 55 में आप भाग दोगे 35 का, 55 में 35 का भाग दोगे 5 से 11 5 से 7 तो 11/7 है। आप इससे ऐड करोगे तो 5505 आएगा और इसे ऐड करोगे तो 16 और 9 27 और 10 से 16 9 25 और 10 35 35 प्लस 11/7। अगर इससे गणा करोगे 7 × 21 210 और 7 35 255 और 256, यानी कि 256/5500 इंटू 7 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे और 256 का इसमें भाग दोगे तो यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 255 7 35 7 35 और 3 7 35 और 3 38। यानी इसमें आप 256 का भाग दोगे 256 1
यानी कि 256, 15 और 6 9 और 7 में 5 2, 129 बटा 129 3 कैरी कर लिया। तो आप इसे करोगे तो 5 और फिर वो बचा तो 0 और 135 यानी कि 135 बटे 256, ये इसका आंसर आ जाएगा, जो कि यह 15 सवाल हो गए। मैं इस वीडियो को ज़्यादा लेंदी नहीं बनाना चाह रहा, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम पर ज़्यादा लेंदी वीडियो हो जाती है तो देखने में प्रॉब्लम आती है, आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो कैसा लगा बताना, और उम्मीद है आप सबको अच्छी लगेगी। और ऐसे ही पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू, जय हिंद, और ध्यान रखिए अपना।